मैंने भी वहीं रात गुजारी। बाबूराम ने उसी वक्त अपने जासूस सूबेदार दुर्गादास का अता पता मालूम करने के वास्ते रवाना कर दिए थे। दूसरे दिन दोपहर के वक्त बाबूराम खाने के टाइम पर दुकान बंद करके ऊपर चौबारे में आ गया। कहने लगा, सूबेदार दुर्गादास लुधियाने से कलकत्ते जाकर किसी जगह रोपोश हो गया है। कलकत्ते में अपना एक आदमी बहु बाजार में चाय का होटल चलाता है। मुसलमानों के इस खूनी कातिल को तलाश करने में वो तुम्हारी मदद कर सकता है। बाबूराम ने मुझे कलकत्ते में अपने आदमी का नाम और उसकी दुकान का एड्रेस और उससे मिलकर जो कोड लफ्ज मुझे बोलना था वो बताया और कहने लगा, अपना ये आदमी बहुत होशियार है और वो कलकत्ते में एक कौम परस्त मुसलमान की हैसियत से काफी मशहूर है। वो तुम्हारी हर तरह से मदद कर देगा और मुझे यकीन है कि ये मुसलमानों का खूनी दुर्गादास जहां भी होगा वो उसका सुराग लगा लेगा। मैं उसे खुफिया तरीके से तुम्हारे आने की इत्तला भी कर दूंगा। मैं उसी रात को होड़ा एक्सप्रेस में सवार होकर कलकत्ते की तरफ रवाना हो गया। आदमी बाबूराम ने मुझे खास तौर पर हिदायत की थी कि मैं कलकत्ते में अपने आप को पंजाबी कांग्रेसी मुसलमान जाहिर करूं और अपना कोई हिंदुआना नाम भी रख लूं। लुधियाना स्टेशन पर रवाना होने से पहले उसने मेरे माथे पर हिंदुओं वाला तिलक भी लगा दिया था। कलकत्ता शहर मेरे लिए कोई नया शहर नहीं था। ट्रेन कलकत्ता शहर के होड़ा स्टेशन पर पहुंची तो मैं रिक्शे में सवार होकर सीधा बहु बाजार पहुंच गया। बहु बाजार कलकत्ते का एक कारोबारी बाजार है और इस बाजार में दुनिया की हर शय की दुकान मौजूद है। बाबूराम ने मुझे लुधियाने में ही अपने बहु बाजार वाले मुजाहिद की तस्वीर दिखा दी थी। बहु बाजार में काफी रौनक थी। बंगाली मर्द और साड़ियों में मलबूस बंगाली औरतें खरीदो फरोख्त में मसरूफ थीं। बाजार में से रिक्शा और हाथों से खींची जाने वाली लंबी लंबी रेडियां भी नजर आ रही थी। मुझे अपने आदमी की चाय की दुकान की तलाश थी। भारत के मशरकी और जनूबी इलाकों में चाय काफी बहुतात में पाई जाती है। ये मरतूब इलाके हैं, साल में बारिशें बहुत होती हैं। यहाँ दूध घी लस्सी का वो रिवाज नहीं जो हमें पाकिस्तान में खास तौर पर पंजाब में देखने को मिलता है। बाबूराम ने मुझे अपने मुजाहिद का नाम बता दिया था। आपके लिए उसका नाम शाहदीन है। जैसा कि मुझे बताया गया था कि शाहदीन कलकत्ता में कट्टर कौम परस्त भारतीय मुसलमान की हैसियत से काफी जाना पहचाना आदमी था। उसकी चाय की दुकान मैंने तलाश कर ली। लंबी दुकान थी, अंदर कुर्सियां मेजें लगी थीं। लोग चाय काफी पीने के शौकीन थे। बाहर एक जानिब बंगाली पनवाड़ी का खोखा था जहां दुर्गा देवी के शीशे में जड़ी हुई तस्वीर के आगे लोबान सुलग रहा था। मैंने अपने आदमी शाहदीन को शक्ल से पहचान दिया। वो काउंटर के करीब लोहे की कुर्सी पर बैठा बंगला अखबार पढ़ रहा था। मैंने करीब जाकर आहिस्ता से कहा, कॉफी मिल जाएगी। उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, अंदर बैठो, मिल जाएगी। मैंने दोबारा कहा, मैं मद्रासी कॉफी पीना चाहता हूँ। तब शाहदीन ने अखबार से नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके करीब ही एक खाली कुर्सी पर बैठे हुए मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे शाहदीन से मिलना है। मेरी नजरें बाजार पर लगी थी। अब उसने मुझे पहचान लिया था और उसने दोबारा अखबार पर नजरें जमा ली थीं। उसने अखबार का वर्क उलटते हुए पंजाबी में कहा, तुम्हें जिसने भी भेजा है उसका नाम क्या है? मैंने बाबूराम का असली नाम बता दिया। शाहदीन ने अखबार अपने घुटनों पर रख दिया और जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट खुद लगाया, एक मुझे पेश किया और सिगरेट को सुलगाते हुए आहिस्ता से बोला, तुम्हारा कोड वर्ड क्या है? मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए आहिस्ता से वो कोड लफ्ज बोला जो बाबूराम ने मुझे बताया था। शाहदीन ने पीछे किसी नौकर की तरफ गर्दन मोड़कर कहा और बंगला जबान में चीख कर कहा, अच्छा वाला कॉफी। तो वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, अंदर बैठो। मैं दुकान में जाकर बैठ गया। लड़का कॉफी का प्याला आगे रख दिया। मैं कॉफी की चुस्कियां लेने लगा। मेरी निगाहें शाहदीन पर लगी थीं। वो दुकान से उतरकर बाजार में पान सिगरेट के खोखे के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। बाजार में पहले उसने दाएं जानिब देखा, फिर बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से दूसरी जानिब देखा। यकीनी तौर पर वो ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पीछे कोई खुफिया पुलिस वाला तो नहीं। जो आदमी दुश्मन मुल्क में किसी जगह टिक कर अपने मुल्क के लिए जासूस पे हैं, वो खुफिया पुलिस वालों के चेहरों से बखूबी वाकिफ होते हैं। दूसरे मुल्क में जाकर अपने मुल्क के मफादात के लिए जासूसी करने का हर मुल्क को हक होता है। पकड़े जाने की सूरत में एक खास बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जासूस को सजा मिलती है, मगर भारत में इस बैनुल-अक़वामी कानून का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। भारत में पाकिस्तान का कोई बाकायदा जासूस मैंने अपने क़याम के दौरान नहीं देखा। अगर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई भी तो वो या तो भारतीय मुसलमान ही था जो महज पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान की सलामती की खातिर रज़ाकाराना तौर पर यह काम कर रहा था, या फिर उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर की हुर्रियत परस्त तहरीक से था जो कश्मीर में मुसलमानों पर भारतीय जुल्म सितम और जारहाना कब्जे के खिलाफ जंग कर रहे थे। उसके बाद मैं था। मुझे पाकिस्तान ने भारत में जासूसी करने नहीं भेजा था। पाकिस्तान की हुकूमत को तो मालूम ही नहीं था कि मैं भारत में अपने वतन की सलामती की खातिर सर धड़ की बाजी लगाए हुए हूँ। मैं अपने तौर पर यह फ़र्ज अदा कर रहा था और मेरी कमांडो सरगर्मी का ज़्यादा ताल्लुक जिहाद कश्मीर से था। शाहदीन का ताल्लुक भी कश्मीर की हुर्रियत परस्त तहरीक से था।
कलकत्ते में वो कई बरसों से एक कौम परस्त भारतीय मुसलमान की हैसियत से चाय का होटल चला रहा था। हकीकत में वो सच्चा कश्मीरी मुसलमान था और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम भी उसके खुफिया मिशन में शामिल था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वादी कश्मीर से इतनी दूर बैठकर वो बराह रास्त जहाद कश्मीर में हिस्सा नहीं ले सकता था, मगर वो भारतीय हुकूमत और भारतीय मिलिट्री हाई कमांड की सरगर्मियों पर जरूर कड़ी निगाह रखे हुए था। उसके आदमी उसे सरकारी हल्के की हर नई खबर ला कर देते, जिसे वो लुधियाने में बाबूराम को पहुंचा देता और बाबूराम उसे श्रीनगर में हुर्रियत परस्तों तक पहुंचा देता। जंग सितंबर में हजीमत उठाने के बाद भारतीय हुकूमत और भारतीय फौजी हाई कमांड की खुफिया सरगर्मियों में बेहद इजाफा हो गया था और जाहिर यही होता था कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान से 65 की जंग का और अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहती है और उसने हर किस्म की फौजी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इन हकाइक की तस्दीक बाद में शाहदीन ने भी की। मैं दुकान के अंदर बैठा खामोशी से कॉफी पीता रहा। शाहदीन अभी दुकान में आकर कुर्सी पर बैठ गया था और एक बंगाली ग्राहक से बंगला जबान में हंस हंस कर बातें कर रहा था। दुकान में ग्राहक कम हो गए थे। मेरे आसपास की मेजों पर कोई ग्राहक नहीं था। शाहदीन शायद इसी लम्हे के इंतजार में था। जब उसने देखा कि मेरे इर्द गिर्द कोई ग्राहक नहीं है तो वो सिगरेट के कश लगाता मेरे करीब आकर बंगला जबान में बोला कि कॉफी मुझे पसंद आई। मैंने बंगला जबान में भालू कह दिया। वो मेज पर दोनों हथेलियां जमा कर झुक गया और आहिस्ता से उर्दू में बोला, होड़ा स्टेशन के नंबर 3 प्लेटफॉर्म पर मेरा इंतजार करो। उसके साथ ही वो मेज से पीछे हट गया और सिगरेट का कश लगाकर मुलाजिम को बंगला में कुछ हिदायत देने लगा। जो पैगाम उसने मुझे देना था दे दिया था। मैं चाय की दुकान में कुछ देर बैठने के बाद उठा और बाजार में आकर उस तरफ चलने लगा जिधर से मैं बाजार में दाखिल हुआ था। बाजार में ही मैंने एक रिक्शा लिया और उसे होड़ा स्टेशन चलने को कहा। अगर आप कलकत्ते गए हैं और होड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे हैं तो आपको याद होगा कि कलकत्ते के 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं। एक का नाम सियालदा है, दूसरे का नाम होड़ा है। पंजाब और भारत के दूसरे सूबों से आने वाली ट्रेनें इन दोनों स्टेशनों पर ही आकर ठहरती हैं। होड़ा का रेलवे स्टेशन लंबे लंबे प्लेटफॉर्मों वाला है। लोहे की छत बहुत ऊंची है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर एक बेंच पर बैठकर सोचने लगा कि मुझे किस जगह इत्मीनान से बैठकर शाहदीन का इंतजार करना चाहिए। वहां कोई रिफ्रेशमेंट रूम भी नहीं था। किताबों और चाय के स्टॉल जरूर थे। मैं लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता था। ये भी चाहता था कि शाहदीन मुझे दूर से देख ले। चुनाचे मैं एक बुक स्टॉल के कोने की जानिब लोहे के बहुत बड़े संदूक पर बैठ गया जो रेलवे वालों का ही लगता था। शक्ल और हुलिये से मैं पंजाब का कोई हिंदू नौजवान लग रहा था। मेरी दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए थे। बालों से ये तासुर मिलता था कि मैं मजहबी टाइप का हिंदू हूँ। जहरीली सुइयों वाला बॉल पॉइंट उस वक्त मेरी जैकेट की अंदर वाली जेब में महफूज था। इसके अलावा कुछ इंडियन करेंसी भी थी। माथे पर लाल तिलक लगा था। कलकत्ते के आसमान पर बादल छाने लगे थे। ठंडी हवा चल रही थी। लगता था कि बारिश होगी। प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आने वाली थी। शायद उसी ट्रेन को वहां से वापस भी जाना था। मुसाफिर आने लगे थे। कुली सरों पर और ट्रॉलियों में सामान लादे आ रहे थे। ये बंगाली मुसाफिर थे। इनमें हर उम्र की दुबली मोटी नौजवान और बूढ़ी बंगला औरतें और मर्द थे। किसी को मेरी तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी। हर तरफ बंगला जबान बोली जा रही थी। एक सिख बच्चा गोद में उठाए अपनी बीवी के साथ मेरे करीब से पंजाबी बोलता गुजर गया। पंजाबी जबान सुनकर मेरे होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आ गया। दूसरे मुल्क में अपनी मादरी जबान सुनकर बड़ी खुशी होती है। मुझे इसका कई बार तजुर्बा हो चुका है। मेरी निगाहें अपने आदमी शाहदीन को ढूंढ रही थीं। मुझे वहां बैठे काफी देर हो गई थी। इतने में एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। वहां शोर मच गया। इसी दौरान मुझे शाहदीन दिखाई दिया। वो एक तरफ से मेरी जानिब चला रहा था। उसने मुझे दूर से देख लिया था। मैं अपनी जगह बैठा रहा। वो भी मेरे पास आकर लोहे की संदूक पर बैठ गया। वो सिगरेट पी रहा था। सामने ट्रेन की तरफ देखते हुए उसने पंजाबी में मुझसे कहा, 6-7 कदम का फासला डालकर मेरे पीछे पीछे आओ। हम होड़ा स्टेशन से निकल गए। शाहदीन होड़ा ब्रिज की तरफ मुड़ गया। दरिया हिगली कलकत्ते शहर के दरमियान से नहीं तो उसके पहलू से जरूर गुजरता है। पहले इस दरिया पर कश्तियों का पुल हुआ करता था। उसके बाद लोहे का बहुत बड़ा पुल बना दिया गया जिसे आज होड़ा ब्रिज कहा जाता है। हुगली दरिया असल में दरियाए जमुना है जिसका नाम कलकत्ते से गुजरते हुए हुगली पड़ गया है। यह दरिया कलकत्ते की बंदरगाह खिजरपुर जेटी से होकर आगे खलीज बंगाल में जा गिरता है। शाहदीन सड़क पर एक जगह रुक गया। वहाँ एक बंगाली दाब यानी कच्चे नारियल की रेडी लगाए बैठा था। शाहदीन ने टैक्सी ली और वहां से कुछ दूर जाकर टैक्सी को रुकवा दिया। मैं तेज तेज चलकर टैक्सी के करीब गया और उसमें सवार हो गया। होड़ा ब्रिज वहां से दूर नहीं था। थोड़ी देर बाद हमारी टैक्सी होड़ा ब्रिज यानी दरियाए हुगली के पुल पर से गुजर रही थी।
जब हम पुल पर से गुजर गए तो वो कलकत्ते में बोली जाने वाली आम उर्दू में कहने लगा, आजकल यहाँ बारिशें बहुत होती हैं। मैंने कहा मगर बरसात का मौसम तो गुजर चुका है। वो बोला यहाँ बरसात के आखिर में बहुत खूब बारिशें होती हैं, देख लो सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मालूम हुआ कि ये महज बातें करने के लिए बातें कर रहा था ताकि टैक्सी ड्राइवर को हैरत न हो कि ये दो आदमी इतनी देर से खामोश क्यों बैठे हैं। दरियाए हुगली के पार इलाका फैक्ट्री एरिया कहलाता है। जहाँ हर किस्म के कारखाने हैं, छोटे छोटे कारखाने भी हैं और ऊंची ऊंची चिमनियों वाले बड़े बड़े कारखाने भी। इस इलाके में मिल मजदूरों के क्वार्टरों के अलावा फैक्ट्रियों के मालिकों की बड़ी बड़ी कोठियां भी हैं जो दरिया के किनारे दूर तक चली गई हैं। हमारी टैक्सी कारखानों के करीब एक सड़क पर से गुजर रही थी। शाहदीन कहने लगा, सेठ साहब का कारखाना भी उसी जगह पर है, वो मुझे जानते हैं। भगवान ने चाहा तो तुम्हें उनके कारखाने में जरूर नौकरी मिल जाएगी। मैंने शाहदीन की तरफ देखा, उसमें आंख से टैक्सी ड्राइवर की तरफ इशारा किया, गोया वो ये कहना चाहता था कि मैं सिर्फ इस टैक्सी ड्राइवर के लिए बातें कर रहा हूँ कि इसे हम पर किसी तरह का कोई शक न गुजरे। उसने एक कारखाने के बड़े गेट के पास टैक्सी रुकवाई और हम कारखाने के गेट के पहलू में एक खेत में से गुजरने के बाद दरिया के किनारे पर आ गए, जहाँ कहीं कहीं मजदूरों की झोंपड़ियां और टीम की ढलानी छतों वाले क्वार्टर नजर आ रहे थे। शाहदीन ने यहाँ से थोड़ी दूर एक क्वार्टर अपने रहने के लिए बनवा रखा था। कहने लगा, मैं कभी कभी यहाँ पर आता हूँ। लोगों पर मैंने ये जाहिर किया हुआ है कि ये मेरा गोदाम है जहाँ मैं चाय चीनी का स्टॉक रखता हूँ जो मेरे होटल में काम आता है, लेकिन असल में मैं इस क्वार्टर से अपने आदमियों के साथ राब्ता रखता हूँ। वो लोग इसी जगह आकर मुझे जरूर रिपोर्टें मुहैया करते हैं और मुझसे हिदायत वसूल करते हैं। पटसन के खेतों से कुछ फासले पर दरिया के किनारे सरकंडों और नारियल के छुंडों के नीचे ये लकड़ी की छत और पत्थरों की दीवारों वाला क्वार्टर छोटा सा था। बाहर पानी का एक पंप लगा था। नारियल के कटे हुए दरख्तों के 2-4 तने और सूखी शाखों का ढेर पड़ा था। क्वार्टर के अंदर बांस की चारपाई बिछी थी। सहन में पानी के पंप के पीछे टीम की छत वाला एक बोसीदा किचन था। हम अंदर जाकर बैठ गए। शाहदीन ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे सिगरेट दिया। कहने लगा, अब तुम सारी बात मुझे तफसील से बताओ। लुधियाने वाले अपने आदमी ने मुझे सिर्फ एक इशारा दिया था कि तुम किसी आदमी की तलाश में हो। मैंने शाहदीन को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बयान कर दी और उसे बताया कि मैंने श्रीनगर की शहीद मस्जिद के सामने खड़े होकर कसम खाई है कि मैं सैकड़ों मजलूम कश्मीरी मुसलमानों का खून बहाने वाले इस कसाई और जालिम सूबेदार जो यही कहीं रूपोश है, उससे शहीदों के खून का बदला जरूर लूंगा। मुझे लुधियाने से मालूम हुआ है कि वो कलकत्ते आ गया है और शाने पर किसी हुर्रियत परस्त मुजाहिद की गोली लगने से जख्मी है। मैं उसकी शक्ल पहचानता हूँ। उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और दरमियानी उम्र का आदमी है। शाहदीन मेरी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, साथ साथ वो कुछ सोचता भी जा रहा था। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो कहने लगा, सूबेदार दुर्गादास तुम्हारे कहने के मुताबिक अब फौज में नहीं है, वो जख्मी भी है, इसलिए यकीनन यहाँ वो किसी ऐसे अस्पताल में पड़ा हुआ होगा जिसका ताल्लुक इंडियन आर्मी से हो। अगरचे कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है और यहाँ किसी एक आदमी का पता लगाना इतना आसान नहीं, लेकिन हमारे आदमी बहुत ज्यादा होशियार और ज़हीन है। वो यहाँ हर जगह अपना असर और रसूख रखते हैं। मुझे कुछ वक्त दो, मेरे आदमी दुर्गादास का पता ढूंढ निकालेंगे। मैं शाहदीन की झोंपड़ी में पड़ गया। मुझे उसने शहर अपने होटल जानी चाय की दुकान पर आने से मना कर दिया था। एक लड़का मुझे सुबह शाम क्वार्टर में खाना वगैरह दे जाता। मुझे वहां रहते 3 दिन गुजर गए। इस दौरान शाहदीन मुझसे मिलने बिल्कुल ना आया। चौथे दिन शाम को वो आया। कहने लगा, मेरे आदमियों ने कश्मीर के कातिल दुर्गादास का पता लगा लिया है। मैंने जल्दी से पूछा, क्या वो किसी अस्पताल में है? शाहदीन बोला, उसके बारे में सिर्फ इसी कदर मालूम हो सका है कि वो कलकत्ते की बंदरगाह के पीछे जो आबादी है वहाँ किसी जगह रूपोश है। उसे खौफ लगा हुआ है कि कोई न कोई कश्मीरी कमांडो उसे जरूर हलाक कर देगा। इस वजह से वो किसी खुफिया जगह पर छुप कर रह रहा है। हमारा कोई भी आदमी सर तोड़ कोशिश के बावजूद उसके ठिकाने का सुराग नहीं लगा सका। ये भी मालूम हुआ है कि उसने कुछ रिटायर्ड फौजी अपने इर्द गिर्द बतौर बॉडीगार्ड रखे हुए हैं जो हर वक्त मुसल्ला और चौकस रहते हैं और सूबेदार दुर्गादास की हिफाजत करते हैं। कलकत्ते की बंदरगाह के पीछे जो नई और पुरानी कॉलोनियां हैं, मैं उन कॉलोनियों से अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने शाहदीन से पूछा, वहाँ वो किसी कॉलोनी में रूपोश हो सकता है? शाहदीन ने कहा, मुझे और कुछ मोहलत दो, मेरे आदमी ये भी पता कर लेंगे। उसके बाद मजीद 3 दिन गुजर गए, लेकिन शाहदीन का आदमी दुर्गादास का अता पता मालूम न कर सका। आखिर मैंने शाहदीन से कहा, भाई अब मैं खुद उसका पता लगाने जाऊंगा। मैं बंदरगाह वाली आबादियों में आता जाता रहा हूँ। शाहदीन बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस क्वार्टर की एक चाबी तुम्हारे पास रहेगी, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। तुम्हें कश्मीरी मुसलमानों के इस मूजिक फातिल की तलाश के सिलसिले में किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैंने उसे अपनी जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल के बारे में कुछ न बताया। बाज चीजें और बाज राज ऐसे होते हैं कि अक्लमंद कमांडो वो राज अपने आदमियों से भी छुपा कर रखते हैं। मैंने कहा, तुम मुझे सिर्फ एक चाकू ला दो जिससे मैं दुर्गादास का खात्मा कर सकूं। ये भी मैंने महज इसलिए शाहदीन से कह दिया था कि वो ये न सोचे कि मैं निहत्ता उस पेशावर फौजी को कैसे हलाक
करूंगा। शादीन को मेरे बारे में ये इल्म नहीं था कि मैं हुर्रियत परस्त होने के अलावा एक तजुर्बाकार कमांडो भी हूँ। शादीन ने उसी वक्त एक संदूक में से चाकू निकाल कर मुझे दिया। ये आम चाकू से जरा बड़ा चाकू था। मैंने उसे जेब में रख लिया। शादीन के मुखबरों ने सिर्फ ये इशारा दिया था कि सूबेदार दुर्गादास को एक बार सामंत कॉलोनी के दुर्गा मंदिर में जाते देखा गया है। इसका मतलब था कि वो सामंत कॉलोनी में या उसके आसपास ही कहीं रूपोश होगा। सामंत कॉलोनी बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूरों की कॉलोनी थी। यहाँ उनके झोंपड़ा नुमा बोसीदा क्वार्टर थे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दुर्गादास इन गंदे क्वार्टरों में नहीं छुप सकता। वो जरूर इर्द गिर्द की किसी कॉलोनी में छुपा हुआ होगा और अपने पीछे लगे हुर्रियत परस्तों के मुखबरों को धोखा देने के लिए वो सावत कॉलोनी के दुर्गा मंदिर में पूजा वगैरह को आया होगा। उस रोज सारा दिन वक्फे वक्फे से कलकत्ते में बारिश होती रही। मैं शादीन के क्वार्टर में ही रहा।